जी, so we were discussing the drivers or you can say the causes behind climate change. अभी पिछली वीडियो तक हम लोग natural drivers या natural causes को discuss कर चुके हुए हैं. I'll now move forward with the anthropogenic causes. Anthropogenic यानी man-made causes in a nutshell. उनके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं क्योंकि environmental science के पेपर के मद्देनज़र भी ये एक important aspect है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए. तो सबसे पहले अगर आप इस फिगर को देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने ये एक फैक्ट्री का इमेज है जो कि रखा है. अब फैक्ट्री के अंदर आपको पता है जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें किसी ना किसी हद तक किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा होता है, फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा होता है. ठीक है, ऑफ नेचुरल गैस, ऑफ आप अगर इसको देखें इसकी फर्नेसेस के अंदर से अगर धुआं निकल आए इट मीन्स कि देयर इज़ अ बर्निंग प्रोसेस गोइंग ऑन. और कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे एक हद तक बर्निंग प्रोसेस ना हो रहा हो. सो ये क्या मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी पर्पज, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज, फॉर एनी पर्पज दैट यू कैन थिंक ऑफ. Burning fossil fuels. Carbon dioxide concentrations are increasing at a rate of about 2 to 3 parts per millimeter, parts per million per year. These increasing concentrations are projected to reach a range between 535 to 983 parts per million in the atmosphere by the end of the 21st century. ये वो बातें हैं जो कि हम पिछली वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं, लेकिन जो पर्सपेक्टिव मैं आपको देना चाह रहा हूँ ये क्यों इतनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं जो कि आप कह रहे हैं कि 21वीं सदी के इख्तिताम तक ये बात इस हद तक पहुँच जाएगी. ये इसलिए क्योंकि पिछले 200 साल में आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी है और ये 2 to 3 पार्ट्स पर मिलियन है ना. अगर आप इसकी एक वो परसेंटेज वैल्यू निकालें जो मैंने आपको लास्ट ईयर कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो में जो मैंने पिछली जो वीडियो जब हम इंडिकेटर्स को डिस्कस कर रहे थे और बाकी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियो से जो पहली वीडियोज़ थी उनके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके यहाँ कितनी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग की तकरीब से के अवेज हो रही है, वो कम से कम 65% है. उस 65% का आप अगर हम निकालें ना 2 to 3 का 65% क्या होगा, तो इट इज़ रफली मोर देन 1.5. इट लाइज बिटवीन 1.5 and 2 अगर हम 3 पार्ट्स पर मिलियन पर ईयर को एक यार्ड स्टिक रखेंगे. इस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. तो आपकी इस 3 पार्ट्स पर मिलियन पर ईयर के अंदर जो फॉसिल फ्यूल की कंट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू दैट 65% व्हिच वी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोस, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स टू अराउंड 1.5 to 2 पार्ट्स पर मिलियन. यानी 3 पार्ट्स पर मिलियन में से 1.5 to 2 पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन की जो इजाफा है वो सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल बर्निंग के थ्रू हो रहा है. और फॉसिल फ्यूल बर्निंग के अंदर आपकी कौन कौन से सेक्टर्स आ जाते हैं. आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर. ठीक है, ये वो कुछ एरियाज़ हैं जिनके बारे में हम सारों को पता है. इसके अलावा अगर बात की जाए इनडायरेक्टली तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंज्यूम करता है, हम लोग कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो हमारे घरों में आपके डोमेस्टिक सेक्टर वहाँ पे भी आपकी फिर फॉसिल फ्यूल बर्निंग ऑटोमेटिकली हो रही है. ठीक है, सो ये तमाम बातें हैं और जो कि पॉइंट आउट करती हैं टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल बर्निंग. और फॉसिल फ्यूल बर्निंग इज बेसिकली देन an anthropogenic cause, rather the most important anthropogenic cause in my point of view. ठीक है जी. सो इससे आपने क्या देखा कि आपका 1990 और 2100 के बीच में तकरीबन 1.4 to 5.6 डिग्री सेल्सियस या आप लगभग कह लें 6 डिग्री सेल्सियस तक का इंक्रीज देखा जा सकता है अगर आप 535 to 93 पार्ट्स पर मिलियन के राउंड लाए करेंगे. तो हमारे जो हालात जा रहे हैं, हालात तो हमें यही बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है. 1.5 डिग्री सेल्सियस तो हम तकरीबन 2030 तक रीच करने लगे हैं एज कम्पेयर टू 1990 लेवल्स. सो दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. फिर अगर बात करें आपके आ जाता है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक. अब आप नोट कीजिए, मैंने आपके साथ सामने मैंने एक गाय बनाई हुई है. ठीक है, आप इसे मुझे यकीन है कि आप में से अक्सर अफराद जो है इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते होंगे कि लाइफ स्टॉक का इतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट है तो कैसे है. ठीक है, लेकिन अच्छा ये जो कैसे वाला सवाल है इसके ऊपर मैं खैर आपको कभी आने वाली वीडियोस में हुआ तो मैं बताऊंगा. लेकिन अभी के लिए आप लोग ये समझिए कि हमारे यहाँ जो लाइफ स्टॉक है और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर आपको पता है कि N2O कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आ जाती हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ
द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़, ठीक हो गया। लाइफ स्टॉक की अगर बात की जाए तो आपका सिर्फ अगर एक मिसाल दूँ आपको, तो टोटल इमिशंस फ्रॉम ग्लोबल लाइफ स्टॉक अगर देखी जाए तो 7.1 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड equivalent per year, representing 14.5% of all anthropogenic greenhouse gas emissions, ठीक है। अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर का देखा जाए तो दैट वाज अराउंड 18%, अगर आपको याद हो लास्ट जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़े हुए उस 18% में से जो 14.5% है दैट कैन बी attributed to livestock। लाइवस्टॉक में आपका मैन्योर भी आता है, लाइवस्टॉक में आपका आपकी आपकी जो कंजम्पशन है ऑफ लाइवस्टॉक, ये जो आपकी मीट इंडस्ट्री है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। सो और आपका जो आपके आप कह लें मिल्क है, ठीक है, कैटल मिल्क, काउ मिल्क, इनकी प्रोडक्शन, इनकी कंजम्पशन, ये तमाम चीज़ें आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का बायस बनती हैं। सो दिस बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक देन अगेन। फिर देखा जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। हमने जो दरख्तों को ख़त्म करना शुरू किया हुआ है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं पहले। लेकिन अगर जनरली बात की जाए कि डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट और आपकी ये जो क्लाइमेट को वैसे स्टडी करते हैं मीटरोलॉजिस्ट, इनके मुताबिक जो उन्होंने पढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन को इन्होंने एक कॉज साबित किया है किस चीज़ में, अगर आप इस चीज़ पे गौर फिक्र करें। It is possible that the climate of Greece and other Mediterranean countries was permanently changed by widespread deforestation, wood being used for shipbuilding, construction and fuel between 700 BC and 1 AD। यानी 700 BC और 1 AD, 700 before Christ and 1 after death के बीच में अगर आप लोग नोट करें तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि ये एरिया जो था ग्रीस का एरिया तब दुनिया का सुपर पावर था, ठीक है, और एक हाईली एक ऐसा एरिया था जहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती थी और हर जगह एक्सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। वी डोंट नीड टू गेट इनटू हिस्ट्री बट यू नीड टू गेट द पर्सपेक्टिव। डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि wood at that time was the primary source of construction, of fuel, of everything, anything that you can name of, right? तो डिफॉरेस्टेशन इस हद तक हुई वहाँ पे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो परमानेंटली वहाँ पे चेंज हो, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज आपको नज़र आती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक हो गया। और अगर वैसे जनरली बात की जाए तो लैंड यूज चेंज, जिसमें हम लोग मेनली डिफॉरेस्टेशन कहते हैं इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करके फिर आपने जो अर्बन हीट आइलैंड्स बनाए हुए, व्हाट डू आई मीन बाय अर्बन हीट आइलैंड्स, ये एक टर्म है, आप लोग नोट डाउन करें। अर्बन हीट आइलैंड्स आपकी रोड्स, आपकी बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सारे वो हैं जो कि हीट को ट्रैप करते हैं, और हीट को ट्रैप करते हैं तो बाद में शाम में वो थोड़ा बहुत जब ठंडा होता है ये बिल्डिंग्स, तो हीट जब रिलीज हो रही होती है साथ साथ, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हवा में मौजूद ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। यही आपके दरख्त होते थे तो इस तरह नहीं होता था, ठीक। सो दिस इज वाई वी नाउ आइडेंटिफाई सिटीज एज अर्बन हीट आइलैंड एज वेल, ठीक है, इनको हम अर्बन हीट आइलैंड भी कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहते हैं इस चीज़ को। तो आपकी लैंड यूज चेंज अकाउंट फॉर अप टू 1/3 ऑफ टोटल एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ठीक हो गया। अगर हम बात करें अमेजोन फॉरेस्ट की, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, तो 70% ऑफ डिफॉरेस्टेशन स्पेशली कैरिड आउट टू क्रिएट ग्रेजिंग लैंड। कहने का मकसद है कि डिफॉरेस्टेशन आपकी बहुत से मकासद के तहत हो रही है, बहुत से मकासद के तहत हो रही है, आपकी एग्रीकल्चर को डील करने के लिए हो रही है, आपके इंडस्ट्री को डील करने के लिए हो रही है, आपकी डोमेस्टिक यूज़ को केटर करने के लिए हो रही है, हर चीज़ के लिए हो रही है। इसीलिए आपके हम कहते हैं कि 1/3 जो है ऑफ द टोटल एंथ्रोपोजेनिक कार्बन एमिशंस, वो किसी ना किसी, अगर हम एट्रीब्यूट करना शुरू करें डिफरेंट सेक्टर्स को भी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर्स जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, फार्मिंग वाला भी आ जाता है। सो उसके अंदर आपका डिफॉरेस्टेशन जो है इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है, इन तमाम सेक्टर्स में। दैट इज़ वाई वी से कि 1/3 आपकी तकरीबन जो कार्बन एमिशंस है दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज, ठीक है। सो दिस इज़ वाई डिफॉरेस्टेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वंस अगेन। फिर लास्ट
बट नॉट द लीस्ट एरोसोल्स की अगर बात की जाए, द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैज़ इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, वो ही आपको पता है 2% का है। हमारी दुनिया में रेफ्रिजरेंट्स किस तादाद से इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर अब जो बढ़ती गर्मी है उसके हिसाब से रेफ्रिजरेशन में और ज़्यादा इजाफा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस वाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू बीइंग, फिर उसके बाद उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली अमेंडमेंट भी है, जो कि मैं डिस्कस करूँगा जब हम वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अगले आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो एरोसोल्स देन अगेन हम उसके ऊपर काफ़ी एम्फोसाइज कर चुके हुए हैं कि एरोसोल्स आर आल्सो वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज, और जिनका रिलीज जो है इन्वायरमेंट में हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को भी इख्तिताम पज़ीर कहता हूँ, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। उम्मीद है कि आपको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ जो है वो समझ आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो